Hello students, my name is Professor Ashish Bidkar. I'm from St. Wilfrid College, Arts, Commerce, Science, Panvel. This is our lecture 8 of series Classical Physics. In this lecture, we are going to see what is the potential energy, gravitational potential energy क्या होता है, and then we are going to see conservative and non-conservative forces क्या क्या होते हैं. ठीक है? So first we will start with the potential energy. Potential energy क्या होती है? An object that possesses kinetic energy do work on the other object. बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में देखा. काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है? एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. मतलब उसके पास अगर कोई वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी के टाइम पे जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी जब वो ऑब्जेक्ट पजेस करता है तो वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर सकता है. सो फॉर एग्जांपल, अ मूविंग हैमर ड्राइविंग अ नेल इनटू द वॉल. मतलब क्या है? जब हम लोग हथौड़े से एक कीले को वॉल के अंदर ठोकने की कोशिश करते हैं तो वो जो मूविंग हैमर होता है, वो मूविंग हैमर उसके पास वेलोसिटी होता है, तो वो वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी रहता है. तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या कर सकता है? वो नेल के ऊपर वर्क कर सकता है, और वो वर्क की वजह से वो जो नेल है वो नेल वॉल के अंदर जाता है. सो नाउ वी शैल इंट्रोड्यूस अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता है क्या? इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो बिफोर वी डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, वी मस्ट फर्स्ट डिफाइन अ सिस्टम. मतलब पहले सिस्टम क्या होते हैं पहले वो देखेंगे, एंड देन वी विल डिफाइन कि उसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो डिफाइन. विच कंसिस्ट ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स दैट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर. वो दो या फिर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट से सिस्टम बना हो सकता है कि जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं. सो इफ एन अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम चार्जेस, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस. तो अगर अरेंजमेंट अगर चेंज हो रहा है सिस्टम का, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है. इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली टू पॉइंट लाइक पार्टिकल्स या फिर टू पार्टिकल्स लाइक ऑब्जेक्ट that exerts a force on each other, then the work done by the force acting on an object causes a transformation of energy between the object's kinetic energy and the other form of system's energy. So basically क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू पार्टिकल्स, अगर सिस्टम दो पार्टिकल से बना हुआ है, द ऑब्जेक्ट दैट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ईच अदर, जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, the work done by the force acting on one object causes a transformation of energy between the object's kinetic energy and other form of the system's energy. So basically उसकी वजह से क्या होता है कि it causes a transformation of energy between the object's kinetic energy and other form of energies. So first we will see what is the gravitational potential energy. So as object falls towards the earth exerts a gravitational force mg on it. So with the direction of the force being same as the direction of the object's motion, the gravitational force do work on the object and thereby increases the object's kinetic energy. So basically वो क्या करता है? Increase करता है object की kinetic energy को ग्रेविटेशनल वर्क करके, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वर्क करके ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है जब वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से हम लोग ड्रॉप करते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड. सो इमेजिन दैट अ ब्रिक इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट directly above the nail in a board lying on the ground. So basically है कि हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रिक है हमारे पास, एक ईट है जो हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट से हम लोग एक बोर्ड के ऊपर डालना चाहते हैं. सो व्हेन द ब्रिक इज रिलीज, इट फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड. ऑफ कोर्स रिलीज करने के बाद वो फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड होता है. इट गेन्स द स्पीड, देयरफॉर गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी. वो गेन स्पीड क्यों गेन कर रहा है? क्योंकि जब हम लोग उसको पकड़ के रखते हैं तब उसका जो स्पीड होता है वो स्पीड जीरो रहेगा. तो ऑफकोर्स जब ग्राउंड पे आएगा तो वो ग्राउंड के ऊपर उसका जब कोलिजन होगा तब हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ तो स्पीड है. तो वी कैन सी दैट इट इज गेनिंग अ स्पीड, दैट इज नथिंग बट इट इज गेनिंग अ काइनेटिक एनर्जी. तो गेनिंग अ स्पीड एंड द गेनिंग काइनेटिक एनर्जी इज वन एंड द सेम थिंग, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग है. काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर. तो जितना स्पीड होता है उसके स्क्वायर टर्म्स में उसका काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है. The brick earth system has a potential energy when a brick is at a distance above the ground. जो ब्रिक और अर्थ जो सिस्टम है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है. कि अभी हम लोगों को सिस्टम कंसिडर करना है, वो सिस्टम के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी देखना है. तो हम लोगों ने सिस्टम कौन सा कंसिडर किया? ए ब्रिक अर्थ सिस्टम. मतलब वो ब्रिक और अर्थ, क्योंकि देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन द ब्रिक एंड अर्थ. मतलब ब्रिक अगर हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ते हैं तो वो अर्थ के ऊपर जाके टकराता है.
ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि ब्रिक अर्थ सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है, दैट पोटेंशियल डू द वर्क ऑन द ब्रिक एंड इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी, या फिर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो है पर्टिकुलर हाइट पे वो कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी एज द ब्रिक फॉल्स टू द ग्राउंड. So conversion from the potential energy to the kinetic energy occurs continuously over the entire form. तो ये continuous entire form में क्या होता है, conversion of the potential energy to the kinetic energy होता है. अब ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रिक का डिस्टेंस कम होते जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है. क्योंकि तुम्हें पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, तो जो टोटल एनर्जी होता है यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा, और दोनों का जो समेशन रहेगा वो समेशन सेम रहेगा. सो यू कैन सी दैट कि जब हम लोग ब्रिक को हम लोग जब ग्राउंड पे रखते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. तो अगर हम लोग उसको पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी वो हाइट पे मैक्सिमम है और उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो. सो व्हेन यू लीव दैट ब्रिक फ्रॉम द पर्टिकुलर हाइट, तो उसका वो ग्राउंड पे आने के बाद उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो ब्रिक है वो ग्राउंड पे ही है, तो उसका हाइट जो है वो हाइट जीरो है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा. लेकिन उस टाइम पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए. सो यू कैन सी दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ काइनेटिक एनर्जी, and this potential energy is converted into kinetic energy of the brick falls. The conversion from the potential energy to kinetic energy occurs continuously over an entire wall. When the brick reaches to the nail and the board lying the ground, it does work on the nail. So basically उसकी वजह से क्या होगा, वो जो nail है वो nail के ऊपर क्या होगा, वर्क होगा. ठीक है, ड्राइविंग इनटू द बोर्ड. सो वो जो nail होगा वो nail क्या हो जाएगा, बोर्ड के अंदर चला जाएगा. So what determines how much work is a brick able to do on the nail? जब वो ब्रिक जो है वो जब नेल के ऊपर टकराता है तब उसकी वजह से होता क्या है कि वो जो है नेल जो है वो नेल बोर्ड के अंदर चला जाता है. तो बेसिकली ऑफ कोर्स जो नेल है वो नेल के ऊपर कोई तो वर्क होना चाहिए. तो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि नेल के ऊपर क्या वर्क होगा. इट इज इजी टू सी दैट द हेवियर द ब्रिक फर्दर इन इट ड्राइव्स द नेल. तो मतलब क्या, अगर ब्रिक जितना ज्यादा हेवी होगा वो नेल के अंदर उतना ही ज्यादा नेल को उतना ही ज्यादा ब्रिक के अंदर या फिर जो बोर्ड है उसके अंदर वो डालेगा. Also, higher the brick is before it release, more the work it is done on the strike. तो मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा अगर हाइट पे हम लोग वो ब्रिक के लेके जाते हैं देन वो रिलीज करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो नेल के ऊपर जो जब वो स्ट्राइक करेगा तब वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगा. सो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स mg acting on the object and the height y of the object is important in the physics. So of course we know that the force into displacement is nothing but a work. Force into यहाँ पे force कितना है, gravitational force है mg, और जो displacement है वो displacement कितना है, y. So from this we can define a gravitational potential energy. The symbol for the gravitational potential energy is nothing but capital U suffix g. And so defining ये रहा capital U suffix g, and so defining the gravitational potential energy is nothing but U suffix g is defined as mgy. ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, mgy से डिफाइन किया है. अब हम लोगों ने ऐसा क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है या फिर जो एनर्जी होता है या फिर जो वर्क डन होता है, ऑफ कोर्स वर्क डन इज नथिंग बट अ एनर्जी, राइट. द चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम. तो वर्क इज नथिंग बट अ एनर्जी, तो एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, या फिर वर्क इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स क्या है हमारा यहाँ पे, mg है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, y. तो g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और y जो है उसको भी हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हैं. तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, या फिर y को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निगेटिव होगा. सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन कि इन विच डायरेक्शन वी आर टेकिंग द y. क्योंकि g जो होगा वो g हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, दैट मींस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ग्रेविटेशनल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgy हो जाएगा. ठीक है, so for example a bowler and a shoulder. A bowling ball held by a careless bowler slips from the bowler's hand and drop on the bowler's toe. So basically क्या होता है कि बॉलिंग बॉल जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे उसने पकड़ा हुआ है, लेकिन वो केयरलेस है. उसने क्या किया, अपने बॉल अपने हाथ से उसके हाथ से छूट गया और वो अपने उसके पैर पे गिर गया. सो choosing floor level as y is equal to 0. मतलब फ्लोर लेवल को अगर हम लोग ग्राउंड लेवल लेते हैं जहाँ पे y is equal to 0 है, पॉइंट ऑफ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब अगर y is equal to 0 लेते हैं और वो पर्टिकुलर बॉल एक हाइट पे, तो हम लोग उसको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक
पॉजिटिव हाइट देते हैं। एस्टिमेट द टोटल वर्क डन ऑन द बॉल बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज द बॉल फॉल्स। तो बॉल फॉल्स जब होगा तब वो उसके ऊपर टोटल वर्क डन कितना होगा बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वी नीड टू एस्टिमेट फ्यू वैल्यूज। अ बॉलिंग बॉल ऑफ मास अप्रोक्सीमेटली 7 kg। तो हम लोगों को ये वैल्यू दिया गया नहीं है, लेकिन जब हम लोगों को ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने होते तो ये वैल्यूज दिए रहते हैं, तो हम लोगों को वी डोंट नीड टू नो कि बॉलिंग बॉल का मास कितना होता है। लेकिन अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो यू कैन नो कि वो अप्रोक्सीमेटली 7 kg के आसपास रहता है। एंड टॉप ऑफ द पर्सन टो इज अबाउट 0.3 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब जो पर्सन का जो टो होता है वो टो कितना रहता है 0.3 मीटर अबव द ग्राउंड। एज वी शैल assume that the ball falls at the height of 0.5 मीटर। मतलब वो हाफ ऑफ द मीटर से बॉल फॉल हुआ है होल्डिंग नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, मतलब जो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट जो है उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे until we finish the problem. So we calculate the gravitational potential energy of the ball earth system is nothing but ui is equal to mg by r. So m is nothing but 7 kg, g is equal to 9.8 meter per second square, और जो बॉल जो है वो 0.5 मीटर से फॉल हो रहा है। तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 34.4 जूल्स होगा। सो ऑफ कोर्स ये जो 34.4 जूल्स होगा दैट इज नथिंग बट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो बॉल उसके टो पे फॉल करेगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा 34.4 joules रहेगा। A similar calculation for the ball reaches his toe given by UF is equal to mg by f, that is nothing but the final potential energy। तो final कितना potential energy रहेगा 7 into 9.8 meter per second square into 0.03 meter। तो वो कितना रहेगा 2 into 2.06 joule रहेगा। So the work done by the gravitational force, that is nothing but change in the initial potential energy to the final potential energy, that is nothing but ui minus uf। तो वर्क डन कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ui minus uf 34.3 minus 2.06। तो उसकी वजह से वो आंसर क्या आएगा 32.4 joules होता है। ठीक है, so we should probably keep only one digit because of the roughness of the estimation। तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं फोर्स को तो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 32 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 30 joules लिखेंगे ऑफ द वर्क is done by the gravitational force on the ball when it is falling। So when we use the bowler's head which we estimate to be 1.5 meter above the ground, अगर हम लोग उसके ऐसा कंसीडर करते हैं कि वो हेड मतलब उसके हाइट से वो बॉल अगर ग्राउंड पे गिरता है तो उसके टाइम पे कितना एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ui mg by I, which is nothing but 7 kg into, अगर हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जब वो बॉल जो है वो बॉल कहाँ से कहाँ तक गिर रहा है उसके हेड से लेके 0.5 मीटर तक अगर गिर रहा है तो उसका हेड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 1.5 मीटर पे। तो अगर वो 0.5 मीटर तक गिर रहा है तो उसका हाइट कितना रहेगा 1.5 माइनस 0.5, दैट इज नथिंग बट 1 मीटर। तो उसका जो इनिशियल पोटेंशियल रहेगा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो कितना रहेगा इफ यू कैलकुलेट with respect to the ground we are taking it is negative above the ground, तो you will get it is nothing but 68.6 joules। और अगर उसका फाइनल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं फाइनल मतलब अगर उसके पर्टिकुलर उसके सिर से लेके अगर वो ग्राउंड पे गिर रहा है तो हम लोग अगर उसका कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों का वैल्यू क्या मिलेगा 100 माइनस 100.8 जूल। तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस 1.747 के इसलिए दिया है क्योंकि उसका जो टो का जो हाइट है वो टो का हाइट भी हम लोगों ने कंसिडर किया था। उसका टो का जो हाइट है 0.03 मीटर, तो वो भी अगर हम लोग कंसिडर करेंगे और वो माइनस करेंगे क्योंकि उसके टो पे गिरा है उसके ग्राउंड पे नहीं गिरा है बेसिकली वो उसके टो पे गिरा है। तो वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग अगर कंसिडर करते हैं तो उसको माइनस करेंगे 1.5 से तो यू विल गेट माइनस 1.47 मीटर। So the work is nothing but 100.8 joule, that is nothing but approximately 100 joule। So work done कितना हो जाएगा इसकी वजह से इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो 100.8 माइनस 68.6 करोगे तो वो 32.24 जूल हो जाएगा। तो दोनों तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो हम लोगों को सेम ही आंसर आएगा। तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना ले सकते हैं 30 जूल्स ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसका जो हाइट है वो हाइट भी अप्रोक्सीमेटली लिया हुआ है और उसका जो टो का हाइट है वो भी अप्रोक्सीमेट लिया हुआ है
और वो बॉल कहाँ से फॉल हो रहा है वो भी हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट लिया, तो उसकी वजह से हम लोग जो टोटल वर्क डन है वो वर्क डन भी हम लोग थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सो 32 इज अप्रोक्सीमेटली 30, सो जो वर्क डन ऑन द बॉल बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट 30 joules. Okay. Next is conservative and non-conservative forces. So conservative और non-conservative forces क्या होता है? So work done by the gravitational force does not depends upon whether an object falls vertically or slide down sloping incline. मतलब क्या है कि वो वर्टिकली फॉल करते हैं या फिर वो स्लाइड करके स्लोप इंक्लाइन स्लोप पे स्लाइड करके, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है। ऑल दैट मैटर्स इज चेंज इन द ऑब्जेक्ट एलिवेशन, मतलब क्या है कि उसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अबव द ग्राउंड कितना है वो मैटर करता है। तो वो कैसा डिस्प्लेसमेंट है, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है या फिर स्लोप में डिस्प्लेसमेंट है, वो मैटर नहीं करता। So on the other hand, energy loss due to the friction on the incline depends upon the distance of the object slide. So of course अगर हम लोग स्लाइड करेंगे तो उसका एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि स्लाइड करते टाइम पे अगर वो सरफेस, ऑफ कोर्स कोई भी सरफेस आइडियल सरफेस नहीं होता, फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होता, हर एक सरफेस पे कोई ना कोई तो फ्रिक्शन रहता ही है। तो ऑफ कोर्स उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगा वो वर्क डन तो उसके इसके ऊपर डिपेंड तो नहीं करेगा कि वो स्लोप में वर्क कर रहा है या फिर वर्टिकली वर्क कर रहा है, लेकिन जो उसका लेकिन ऑन द अदर हैंड एनर्जी लॉस जो होगा वो एनर्जी लॉस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर वो स्लोप पे जा रहा है तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, वो फ्रिक्शन सरफेस पे जा रहा है, और फ्रिक्शन सरफेस पे जाने की वजह से क्या हो रहा है, it is cause use varying dependence on the path of the classified force as a either the conservative or not. तो मतलब बेसिकली क्या है कि it doesn't depends upon कि वो it doesn't वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करता कि कौन से हाइट से बॉल फॉल है या फिर वो इंक्लाइन प्लेन पे फॉल हो रहा है, लेकिन जब एनर्जी लॉस होता है तो वो एनर्जी लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से हो रहा है। अगर वो वर्टिकली जा रहा है, सीधा सिर्फ फॉल हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा अपार्ट फ्रॉम द रेजिस्टेंस, तो उसका जो एनर्जी लॉस होगा वो एनर्जी लॉस कम होगा। लेकिन वो जब इंक्लाइन प्लेन पे होगा तब उसका जो एनर्जी लॉस होगा वो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे एयर रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, लेकिन दूसरी चीज क्या रहेगी वहां पे, एयर रेजिस्टेंस प्लस वहां पे दूसरी चीज क्या रहेगी, ऑफ कोर्स जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहेगा या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। सो ऑफ द टू फोर्सेस जस्ट मेंशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या है कि जब अगर उसके ऊपर फ्रिक्शनल मतलब कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जस्ट सिंपली यू कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कब एक्ट होता है, जब वो वर्टिकली फॉल होता है, जब उसके बीच में दोनों जब उस मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में एयर रेजिस्टेंस छोड़ के कुछ नहीं है। और फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव इसलिए होता है क्योंकि वो मतलब एनर्जी को लूज करता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फ्रिक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो वो उसकी एनर्जी को लूज करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है। तो जिसमें वो एनर्जी लूज नहीं करता वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिसमें वो एनर्जी लूज करता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इतना याद, ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्स के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से? अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क it does on a particle moves between any 2 points is independent of the part taken. तो अगर वो जो भी पार्ट टेकन किया गया है वो अगर इंडिपेंडेंट है, वर्क मतलब जो हम लोग वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं वो वर्क कैलकुलेट करते टाइम जो भी पाथ टेकन किया गया है वो अगर इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी पाथ से अगर हम लोग वर्क कैलकुलेट करते तो हम लोगों का वर्क अगर सेम आता है तो बेसिकली दैट इज नथिंग बट अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, क्योंकि पार्ट डिपेंडेंस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ पाथ ऐसे हो कि जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आए तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसका एनर्जी जो है वो एनर्जी लूज करे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसा भी एनर्जी लूज करना जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वहां पे कोई ऐसे मैकेनिज्म हो जिसकी वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता हो। तो अगर उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी होता है तो उसकी वजह से हो क्या सकता है, बेसिकली अगर उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया कि उसने एनर्जी गेन किया, तो बेसिकली इट इज इन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसा। सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द पार्टिकल मूविंग थ्रू एन एनी क्लोज पाथ इज जीरो। ओके, एनी क्लोज पाथ में अगर जो भी वर्क डन होता है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स वो क्लोज पाथ में क्या होता है, जीरो होता है। मतलब उसका इनिशियल क्लोज पाथ मतलब बेसिकली उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम रहा तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वो जीरो होता है, याद रखना। And the next is non-conservative forces. A force is non-conservative causing the change in a mechanical energy. तो ऑफ कोर्स उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, इज अ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अगर उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है या फिर रोटेशनल एनर्जी चेंज होता है, तो अगर वो एनर्जी चेंज हो रहा है बाय टेकिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, तो वो उसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव।
तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एयर फ्रिक्शन हो गया या फिर सरफेस फ्रिक्शन हो गया, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि उसका जब वो स्लाइड करेगा या फिर वो जब रोटेट करेगा एयर फ्रिक्शन में, तो बेसिकली उसमें होगा क्या कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर रोटेशनल एनर्जी होगा वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, सो example, if a book is sent sliding on the horizontal surface that is not frictionless, then the force kinetic energy reduces the book's kinetic energy. As the book slows down, its kinetic energy decreases. As the result of the frictional force, the temperature of the book at the surface increases. So basically उनके बीच में जो भी फ्रिक्शन हो रहा है, वो फ्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब वो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होगा, सिंपली बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट कि व्हेनेवर मतलब the energy cannot be destroyed या फिर created, it can be converted into one form to another form. तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, एनर्जी कम हो रहा है, तो वो एनर्जी कहीं पे जाना चाहिए। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन व्हाट हैपेंस इज कि बुक हिट्स अप एंड द ग्राउंड हिट्स अप, हीट्स अप, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर राइज होता है। तो उसकी वजह से होता क्या है, बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी था इट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ हीट, and heat is a form of energy. So basically kinetic energy is converted into heat energy. But this because of the mechanical energy is mechanical energy जो है वो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है या फिर फोर्स जो सिस्टम के अंदर जो फोर्स है, दैट फोर्स इज नथिंग बट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो इन दिस लेक्चर वी हैव सीन कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल चुका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल चुका है क्या है। उसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना वर्क करता है, और हम लोगों ने देखा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कि कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होते हैं वो फोर्सेस को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल्स फॉर the same. So hope you understand this lecture. In next lecture we are going to see more examples और हम लोग इसको mathematically derive करेंगे. So hope you all come in the other lecture. Thank you.